तानिया के हाल ही में प्रियम नाम के एक लड़के के साथ शादी हुई होती है जो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है। ऐसे ही एक रोज, अरे तानिया बहू, तुझे मैंने इतना सारा काम करने के लिए कहा था, लेकिन तूने अभी तक कोई काम किया ही नहीं है। अब थोड़ी ही देर में मेहमान आने वाले हैं, तो अब क्या करेंगे हम? अरे हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ। अरे क्या जानती है तू? जान समझकर भी तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? और अब क्या होगा? ना ही खाना बना है, ना ही घर की सफाई हुई है। अरे ये क्या? ये पर्दे किसने बदले? और ये नए सोफे के कवर? ये हमारा घर इतना चमक कैसे रहा है? तू तो कब से सो रही थी ना? हाँ माँ जी, ये सच है कि मैं सो रही थी, और मेरी जगह ये सारे काम मेरे पीएसओ आके करके गए हैं। क्या? अब ये कौन है? पीएसओज यानी मेरे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। पहले तो मैं जब अकेली रहती थी या दिल्ली में अपने मायके रहती थी, तभी तो ये पीएसओ 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे। पर अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर नहीं रखती, क्योंकि अब तो मैं एक घर की बहू बन चुकी हूँ ना। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी मुझे उनकी जरूरत पड़े तो मैं उन्हें बुला लिया करूंगी। चलो अच्छी बात है कि वक्त पर तेरे पीएसओज ने आकर पूरे घर को साफ कर दिया और साथ ही साथ खाना भी बना दिया। तू हमेशा अपने पीएसओस के बारे में बात किया करती है, लेकिन वो हमेशा हमारी गैर मौजूदगी में ही क्यों आते हैं? जरा हमारे सामने भी तो बुला लिया करना उन्हें। अब क्या करूं माँ जी, जब जब आप लोग नहीं रहते हो तभी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं उन्हें फटाक से बुला लेती हूँ और फिर काम होने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको उनसे मिलने की इतनी ही तमन्ना है तो मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगी। ठीक है बहू, मैं इंतजार करूंगी। तानिया की बड़ी बड़ी बातें अक्सर सबको चकित किया करती हैं। ऐसे ही एक रोज, जब वो मोहल्ले में सामान खरीद रही होती है, तभी, यार गाइस, मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। हाँ तो हमारे मोहल्ले की 2 मिनट की दूरी पर आज ही एक नई मिठाई की दुकान का उद्घाटन हुआ है और पहले 100 ग्राहकों को मुफ्त में मिठाई मिलने वाली है। तो हम तीनों वहीं पर चलते हैं। अब कम ऑन गाइस, तानिया मित्तल ये मुफ्त मुफ्त में कुछ भी नहीं खाती। उल्टा मैं और मेरी फैमिली वाले, हम सब तो हर मंगलवार को 500 लोगों को खाना बांटते हैं। क्या? 500 लोगों को खाना? वो भी हर मंगलवार को? हाँ, खाना बांटने से पुण्य मिलता है ना। वैसे ये तो हमारे लिए काफी नॉर्मल सी बात है। हम तो सबको सोने के सिक्के भी बांटते हैं, और तो और नए कपड़े भी। मेरा परिवार दिल्ली का सबसे रईस परिवार है। बस इतना है कि हम बाकियों की तरह मीडिया वीडिया में नहीं आते और फालतू में यो फेमस नहीं होना चाहते। हम लोग तो अपनी ही लाइफ में बहुत खुश हैं। यार तानिया, तू कितनी अमीर है, लेकिन फिर भी तूने प्रियम जैसे मामूली लड़के से शादी की। लेकिन क्यों? और तुम दोनों कैसे मिले? हाँ यार, मुझे भी जानना है। तू ठहरी महलों की रानी और वो तो एक मामूली सा लड़का है। फिर तुम दोनों कैसे मिले? एक दो दिनों के लिए मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आई थी, और फिर मेरी मुलाकात प्रियम से हुई, और मैं जिस 5 स्टार होटल में रुकी थी वो भी उसी के पास था। और कुछ नहीं, फिर 2 से 3 मुलाकातों में ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर हमने शादी कर ली। वाह यार, फिर तुम्हारे अमीर घर वाले क्यों नहीं आते यहाँ पर? उन्हें तो हमने एक बार भी नहीं देखा। जरा उनकी फोटो तो दिखा यार। नहीं नहीं, फोटो वोटो कुछ भी नहीं मिलेगी। तो वो तो सीधे जब यहाँ पर आएंगे तभी मिल लेना उनसे। अरे यार, लेकिन वो लोग यहाँ पर कब आएंगे? जब आएंगे तब समझ जाओगे तुम दोनों। गली मोहल्ला सब हक्का बक्का रह जाएगा, क्योंकि सबके सब अंबानियों से भी बड़ी और महंगी गाड़ियों में सवार होकर आएंगे। और यह तो हमारे लिए काफी मामूली सी बात है। बचपन से ही मैं मर्सिडीज जैसी कार में घूमी फिरी हूँ। गुच्ची, लियो विटॉन, ये सब तो मेरे लिए एकदम सस्ते ब्रांड है।
हाँ, वो बात अलग है कि मैं सबको दिखाती नहीं बैठती। खैर, हम सब तो टॉपिक से हट रहे हैं। मुझे तो मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, वो भी मेरा फेवरेट बकलावा। तो मैं तो चली दुबई। मेरे पीएसओ से कहती हूँ कि वो फौरन मेरे लिए टिकट बुक कराए। फिर शाम तक मैं वापस आ भी जाऊंगी। क्या? आश्चर्य के मारे दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर अगले दिन तानिया का व्हाट्सएप स्टेटस देखकर वो दोनों चकित रह जाती हैं। अरे यार, ये तो वाकई में दुबई गई थी और इसने तो हमारे लिए बकलावा भी लाया है। क्या कमाल की लड़की है यार। प्यार के चलते उसने अपना सब कुछ वार दिया और प्रियम के साथ मामूली जिंदगी जी रही है। काय की मामूली जिंदगी यार, यहाँ पर रहते हुए भी वो एकदम अमीरों जैसे ही रह रही है। जब मन किया दुबई चली गई और जब भी मन किया पीएसएस को बुलाकर अपने काम करवा लिए। काश मेरी भी लाइफ ऐसी ही होती यार। वही दूसरी तरफ वर्षा और प्रियम भी बकलावा खाते हैं और वो दोनों तानिया की खूब तारीफ करते हैं। भाई वाह, ये दुबई का बकलावा खाकर तो मजा ही आ गया। सच में बहू, तू तो एकदम कमाल की है। बस मुझे तेरे मायके वालों से जल्दी से मिलवा। हाँ तानिया, तुमने तो ना मुझे अपने घर का फोटो दिखाया है, ना ही अपने घर वालों का। बस कहती हो कि मेरा घर स्वर्ग जैसा है। इस पूरे मोहल्ले जितना तो केवल लॉन ही है, लेकिन तुमने आज तक उसका फोटो भी नहीं दिखाया। अरे जब मेरे घर वाले आएंगे तब उन्हें देख लेना तुम। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें और माँ जी को मेरे पूरे घर का फोटो जरूर दिखा सकती हूँ। ये देखो। फिर तानिया उन दोनों को अपने फोन में से उसके घर के फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा घर तो अंबानी का भी नहीं होगा। मान गई मैं तुझे और तेरे घर वालों को भी। और तानिया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। क्या घर है तुम्हारा? बस थोड़े दिन और फिर मैं मेरे घर वालों से तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। तानिया हमेशा बस साड़ी ही पहना करती है और भक्ति धर्म में लीन रहती है। ऐसे ही एक रोज, अरे वाह तानिया, हर दिन तो तुम कितनी अलग अलग साड़ियां पहनती हो और वो भी कितनी सुंदर होती है। हाँ यार, अब मेरे पास इतनी सारी साड़ियां जो हैं, पर मैं जीवन में इन्हें कभी दोबारा से नहीं पहनती। मेरे मायके में तो 5 कमरे केवल साड़ियों से ही भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ ससुराल में आकर मुझे इन कपड़ों को स्टोर करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं अपनी ज्यादातर साड़ियाँ पहनकर बाद में उन्हें गरीबों में दान कर देती हूँ। एक साड़ी की कीमत 50,000 से लेकर लाख रुपए तक रहती है। लेकिन अब क्या करूँ, रखने के लिए जगह भी तो नहीं है यहाँ ससुराल में। यार तानिया, जब जब तू हमसे मिलती है हमें और भी ज्यादा गरीब फील होता रहता है। सॉरी बहन, लेकिन अब मैं भी क्या करूं। ये सब तो मेरे लिए काफी नॉर्मल सी बात है और इसमें क्या इतना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास और भी तरह तरह के कपड़े नहीं होते हैं। सभी तरह के कपड़े हैं मेरे पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी में काफी शक्ति होती है। साड़ी औरत की पहचान होती है और इसमें शर्मिंदगी नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। और आजकल के सभी नौजवानों को मेरी तरफ से पूजा पाठ भी करना चाहिए। हर रोज अलग अलग मंदिर जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए। भक्ति के मार्ग से सुंदर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। राम राम। आती हूँ हाँ। फिर एक बार तानिया की जिंदगी देखकर दोनों का मुंह आश्चर्य के मारे खुला का खुला रह जाता है। फिर एक रोज, अरे तानिया बहू, तू हमेशा कहती रहती है कि तेरे नाम पर कई सारे बिजनेस है, फैक्ट्रीज है तेरी। फिर तू यहाँ पर बैठे सब कुछ कैसे संभाल लेती है? मैंने पहले बहुत मेहनत की है माँ जी, इसलिए अब मेरे हाथ के नीचे कई सारे लोग हैं जो मेरा काम यानी मेरी फैक्ट्री संभाल रहे हैं। इसीलिए मुझे तो बस उनके साथ फोन पर बात करनी होती है या फिर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करके काम भी हो जाता है मेरा। फिर उसके बाद वहां पर वो लोग सब देख लेते हैं। कमाल है बाबा, तेरी तो हर एक बात सुनकर मुझे एकदम झटका ही लगता है।
आप भी ना माँ जी। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ सैलून में। कई दिनों से मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है। क्या करूँ? मायके में मेरे बाल धोने के लिए अलग से नौकर रहते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए मुझे हमारे मोहल्ले के सबसे बड़े सैलून में जाना पड़ता है। एक बार हेयर वॉश कराने का 10,000 लेती है वो। लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो चलता ही है ना माँ जी। क्या? 10,000? ये भगवान, पता नहीं ऐसी लड़की कहाँ से उठा लाया मेरा बेटा। ऐसे ही एक दिन जब तानिया स्टेटस पर ताजमहल के पीछे वाली फोटो लगाती है, तभी उसे देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे तानिया, सुबह सुबह तुम ताजमहल जाकर भी आ गई। हाँ प्रियम, मेरा सुबह सुबह कॉफी पीने का मन किया था, इसलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड से कह दिया कि बाबा जल्दी से टिकट करा। कॉफी पीने की क्रेविंग हो रही है मुझे। ठंडा आइस बॉक्स भी कैरी करने के लिए कहा था मैंने उन्हें। फिर उन्होंने जल्दी से टिकट बुक करा दी और ताजमहल के पीछे एक गार्डन है ना, वहां जाकर कॉफी भी पी ली। और तुम्हें पता है, वही की कॉफी पीने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाप रे! अरे बहू, मुझे तो अब चक्कर आना ही बाकी है। अरे एक मुई कॉफी के लिए तो सीधे ताजमहल के पीछे चली गई। मतलब अब मैं तुझे क्या ही कहूँ। अरे क्या माँ आप भी, एक ही तो जीवन मिला है हमें, इसीलिए हमें वो सब करना चाहिए जो हमारा मन करता है। और मेरे ख्यालात तो बचपन से ही अलग ही हैं। मुझे नॉर्मल चीजें पसंद आती ही नहीं। हर एक चीज हटके करती हूँ मैं। अब क्या करूँ, ऐसी ही परवरिश है मेरी। अब जैसे कि मुझे चांदी या सोने के बर्तनों के सिवा और किसी भी बर्तन में खाना खाना पसंद ही नहीं है। मुझे घर में इधर उधर चलना भी नहीं पसंद। मेरे घर में तो 4 से 5 लिफ्ट हैं, लेकिन अब प्रियम के प्यार के लिए मैं वो सब छोड़कर यहाँ रह रही हूँ। वाह यार, थैंक्स अ लॉट बेबी, एंड लव यू सो मच। लव यू टू मेरी जान। फिर ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की औरतें और सास देखती हैं कि तानिया के 2 बॉडीगार्ड्स आए हैं और वो कुछ बॉक्सेस लेकर ट्रक में भरकर जा रहे हैं। सही से पहुंचा देना सब कुछ, और अगर कुछ कम पड़ जाए तो वो भी अरेंज कर देना। अरे तानिया, ये सब क्या है? और वो दोनों आदमी तेरे बॉडीगार्ड्स थे क्या? हाँ यार, वो दोनों मेरे बॉडीगार्ड्स ही थे। और उन बक्सों में मेरा ही सामान था, जो अब मेरे गांव जाएगा। मेरा गांव यानी वो गांव जिसे मैंने और मेरे परिवार वालों ने अडॉप्ट किया है। और अब हम लोग ही उस गांव की सुरक्षा करते हैं। क्या? हाँ। क्या नाम है उस गांव का बहू? जरा हमें भी तो बता। उस गांव का कोई एक नाम नहीं है माँ जी, 50 नाम है। कोई उसे कम खजूर कहता है, कोई उसे कुंजनगर कहता है, तो कोई लालगंज, तो कोई उसे नीम बिहार कहता है। बहुत सारे नाम है उसके। फिर एक बार तानिया की बातें और उसकी लाइफस्टाइल देखकर अब सब अपना सर पकड़े रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रात के समय वर्षा देखती है कि तानिया एक बंद कमरे में जाकर कुछ कर रही होती है, और वो ये देखकर एकदम भौचक्का रह जाती है। हे भगवान, इसका मतलब तू रोज यहाँ आकर साड़ियाँ बनाती है, जो तू कहती है कि वो लाख रुपए की होती है। इसका मतलब तूने हम सबसे झूठ कहा। दरअसल माँ जी, वो झूठी कही के? अब ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खा अपने प्यार प्रियम की कसम और बता हमें कि सच क्या है। हाँ माँ जी, मैं हमेशा झूठ कहती आई हूँ। ये साड़ियाँ तो मैं ही बनाती हूँ। 100-150 का कपड़ा लाकर मैं खुद ही इसे इस प्रकार से सजाती हूँ कि ये साड़ियाँ लाखों की लगे। और मेरा कोई परिवार नहीं है माँ जी। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे बस सबका अटेंशन पाना बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं हमेशा इतना फेंकती रहती हूँ। क्या? हाँ माँ जी, बस चंद घंटों में दुबई पहुंचकर बकलावा खाना, सुबह सुबह ताजमहल के पीछे जाकर कॉफी पीना, फिर वो मेरा रईस घर का फोटो, वो सब तो मैंने एआई की मदद से किया था ताकि आप सबको सच लगे। और उस दिन जो 2 आदमी आए थे,
उन्हें मैंने कुछ देर के लिए नाटक करने के लिए पैसे दिए थे और उन बक्सों में कुछ भी नहीं था। वो बक्से तो खाली थे। मैं जानती थी कि आप सभी लोग मुझे जरूर देखोगे और ये सब आपको सच लगे, और इसीलिए मैंने वो नाटक किया था। बाप रे! बस सबका ध्यान पाने के लिए और अपनी तारीफ पाने के लिए तूने इतना बड़ा खेल रचा है। अरे पागल औरत, तेरे हाथ में इतनी सुंदर कला है, तो तू इसके बलबूते अपना साड़ी का बिजनेस तो तू इसके बलबूते अपना साड़ी का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करती, जिससे तुझे ये झूठ बोलकर नहीं बल्कि तेरी मेहनत के लिए सबकी तारीफें और अटेंशन मिलेगा। और बेवकूफ लड़की, ये सब तो बस एक मोह माया है और इन सब में तो आजकल सब फंस रहे हैं, लेकिन वही लोग अंदर से खोखले हो रहे हैं। बस बाहर से सबको सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हम लोग कितने अमीर हैं और कितने खुश रहते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सही कह रही हो माँ जी, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। असली खुशी तो केवल अपने अंदर से खुश रहने के बाद ही आती है। और मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं साड़ी का बिजनेस शुरू करके अपने जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत करूंगी। एंड थैंक यू सो मच माँ जी, जो आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया आपने। वर्षा की उस एक बात से तानिया के जीवन पर बहुत बड़ा असर हो जाता है और वो अपना झूठा नाटक छोड़कर अब मेहनत से साड़ियाँ बनाने लगती है और उसका बिजनेस कुछ ही महीनों में इतना चल जाता है कि वो वाकई में एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन जाती है। ये कहानी है वर्मा परिवार की, जहाँ रिश्तों की गर्माहट से ज्यादा अहमियत होती है रुतबे और धन की। घर की बड़ी बहू सरोज दिखावे, घमंड और अधिकार की प्रतीक होती है, जबकि छोटी बहू कविता वो हमेशा पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। अरे ओ कविता, कब तक सोती रहोगी महारानी? मुझे अब तक मेरी कॉफी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। उठो और जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। दीदी, वो मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, रात से बुखार है। अगर आज के दिन आप ही बना लेती तो। क्या तूने मुझसे कहा कि मैं मेरे लिए कॉफी खुद ही बना लूं? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ। अरे सारे पैसे तो मेरे पति के ही होते हैं और उस पर तू कह रही है कि कॉफी जाकर मैं बनाऊं। साफ साफ सुन ले, इस घर में जो ज्यादा कमाता है वो राजा होता है और वो ही मेरा पति। अरे महीने के 50,000 रुपए लाता है वो घर में, और तेरा पति क्या लाता है? गिन चुन कर बस 10,000 रुपए। तो इसीलिए घर के कामों में तेरी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। अब चुपचाप जा और मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ला। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ मैं। फिर कविता रसोई में जाकर सरोज के लिए कॉफी बना कर लाती है। ये लीजिए दीदी, आपकी कॉफी। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन कमला आती है। अरे कविता, जरा चीनी मिलेगी क्या? वो मैंने गैस पर चाय चढ़ाई है और जब चीनी डालने के लिए डिब्बा खोला तो वो खाली था। हाँ कमला काकी, अब बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ चीनी। रुक जा कविता, अरे तूने घर को क्या किराना की दुकान समझ के रखा है क्या, जो कोई भी अगर मुंह उठाकर चला आए उसे तुम चुपचाप सारा सामान दे देती हो? अरे नहीं दीदी, बस चीनी ही तो मांगी है ना। पर कमला काकी तो हमारी पड़ोसन है और ऐसे समय पर पड़ोसी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। देखो कविता, मुझसे बिना पूछे तुमने अगर घर की कोई भी चीज किसी को भी दे दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे घर का सारा खर्च मैं संभालती हूँ, तो किसी को क्या देना है और क्या नहीं, ये फैसला सिर्फ मेरा होना चाहिए। समझी कि नहीं? ऐसा नहीं कहते सरोज, घर रिश्तों से चलता है, ना कि चीजों से। पर कविता जैसी विनम्र और सहनशील देवरानी हर घर में नहीं मिलती। हाँ हाँ, बढ़िया ही कविता की वकालत करने वाली। अरे दिन भर घर में बैठकर बस बातों में मिठास घोलने से कुछ भी नहीं होता। घर चलाना हो तो हिसाब भी रखना पड़ता है। नहीं बेटी,
घर चलाना हिसाब से नहीं, बल्कि दिल से होता है। और आपकी तरह तानों से घर तो बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि उससे तो घर टूटता है। कविता बोलती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। रहने दीजिए कमला काकी, दीदी घर की बड़ी है और वो जो कह रही है वो सही है। नहीं कविता, चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। एक दिन सब्र की चुप्पी भी जवाब मांगती है। मगर तुम जैसी बहू तो सच में इस घर की शान है। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कविता भी चुपचाप बैठी होती है कि तभी वहां पर उसकी बेटी प्रीति आती है। ये सब क्या है माँ? चाची हर वक्त आप पर इतना क्यों चिल्लाती रहती है? नहीं बेटा, अपनों से बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। और तुम्हारी तो अभी क्लास है ना, तो जाओ, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। वही दूसरी तरफ, माँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? वो आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है और दोस्तों के साथ बाहर भी तो जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, अलमारी से निकाल ले, वहीं पर रखे होंगे पैसे। ये देखकर कौशल्या हैरान रह जाती है। अरे बहू, तू इतनी बड़ी रकम अपनी बेटी को क्यों दे रही है? ऊपर से तूने उसे पूछा भी नहीं कि वो लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। बस कीजिए माँ जी, आप हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसने बोला ना कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रही है, तो उन्हीं के साथ चली जाएगी। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी की चिंता करनी ही है, तो आप अपनी तबीयत की चिंता कीजिए। देख बहू, बेटी को अगर तुम सर पे चढ़ा दोगी, तो वही बेटी कल तुम्हारे सर पर नाचेगी। इतना लाड़ प्यार भी ठीक नहीं है। अब ये सब आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी को मुझे कैसे संभालना है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, बस ध्यान से जाना, और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर सकती हूँ। फिर रीमा वहां से चली जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं और सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन कौशल्या अभी भी जगी हुई होती है। देख बहू, रात के 11 बज रहे हैं और ये रीमा अब तक घर नहीं लौटी है। अरे मैं कब से पूछ रही हूँ तुझे, कहाँ पर है वो? उसकी कोई खबर मिली कि नहीं? अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो माँ जी? मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, मॉडर्न है, और उसे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। और अगर वो लेट हो भी गई तो कोई बात नहीं, उसका बाहर की दुनिया देखना भी उतना ही जरूरी है। देख बहू, माना कि तू उसकी माँ है, लेकिन तू मेरी चिंता नहीं समझ पा रही। अगर जवान बेटी रात बिरात घर के बाहर रहे तो ये हमें शोभा नहीं देता। माना कि जमाना बदल गया है, पर खतरे भी तो बढ़ गए हैं। और मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अब भी वक्त है। संभाल ले रीमा को और उसे समझा दे कि आजादी और जिम्मेदारी एक साथ चलती है, वरना आगे चलकर उसे पछताना ना पड़े। कौशल्या की बातों पर सरोज कुछ भी नहीं कह पाती और वो तो बस मुंह फेर कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रीमा के लिए एक बड़े और अमीर घर से एक रिश्ता आता है। देखो कविता, जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान बना दो, लड़के वाले आते ही होंगे। बहुत बड़ा घर है उनका और वो लोग शहर से आ रहे हैं, इसीलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी दीदी, कोई कमी नहीं रहेगी। मिठाई और नमकीन सब तैयार करके रखा है मैंने। फिर सरोज रीमा के कमरे में जाती है। अरे ये क्या है रीमा, तुम अभी तक सो रहे हो? अरे तुम जानती हो ना कि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पर तुम हो कि अब तक सो रही हो। चलो जल्दी से उठो और अच्छे से तैयार हो जाओ। नहीं ना मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो मुझे। अरे बाबा, बाद में सो लेना, पहले जाकर तैयार हो जाओ।
सब तुम्हें ही देखने आने वाले हैं और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही हो। फिर कुछ ही देर में लड़का विकास, उसकी माँ सरिता और पिता रमेश उनके घर पर आते हैं। आइए बहन जी, आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, सब अच्छा रहा। तो बताओ बेटा, तुम क्या करते हो? वो मेरा खुद का कारोबार है और मेरे शहर में 2-2 फ्लैट्स भी हैं। उसी वक्त रीमा तैयार होकर बाहर आती है। गहनों और हल्के से मेकअप में वो बहुत सुंदर लग रही होती है और एक ही नजर में सरिता और विकास को वो बहुत पसंद आती है। जी, हमें तो लड़की बहुत पसंद आई। संस्कारी, पढ़ी लिखी और सुंदर भी है। मैं तो अभी कह देती हूँ कि ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, आपने तो मेरी बेटी को स्वीकार भी कर लिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? फिर सभी आपस में खूब बातें करते हैं और कुछ ही देर में लड़के वाले चले जाते हैं और घर में अब उत्सव का माहौल बनता है। देखा ना कविता, मेरी रीमा की किस्मत कैसे चमक रही है। अरे मेरी बेटी कितने बड़े घर में जा रही है। लड़के वाले भी कितने अच्छे हैं। वो लोग तो रीमा को देखते ही पसंद कर बैठे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा घर है। बस हमारी रीमा वहां पर खुशी से रहे। फिर 2 दिनों के बाद सरोज कौशल्या के पास चली जाती है। वो माँ जी में ये कह रही थी कि जितने भी खानदानी जेवर हैं, वो सब आप निकाल कर दो। मुझे अब उसे पॉलिश करवानी होगी ना। अब मेरी बेटी की शादी हो रही है तो उसके लिए मुझे गहने निकालने होंगे ना। ठीक है बहू, रुक, मैं तुझे अभी निकाल कर देती हूँ। फिर कौशल्या जितने भी जेवर होते हैं उनमें से सिर्फ आधे जेवर ही निकाल कर देती है। अरे माँ जी, आपने सिर्फ आधे जेवर ही क्यों निकाले हैं? पूरे जेवर निकालिए ना। अरे नहीं बहू, आधे जेवर तो प्रीति के लिए है और आधे जेवर रीमा के लिए है। तो सारे जेवर मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? सारे जेवर मेरी बेटी रीमा को ही मिलने चाहिए क्योंकि घर का सारा खर्चा मेरे पति उठाते हैं और इसी वजह से घर के सारे जेवर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बेटी का हक है, ना कि उस प्रीति का। ये तो क्या कह रही है बहू? प्रीति भी मेरी पोती है तो मैं उसके साथ ये अन्याय नहीं कर सकती। तभी वहां पर कविता आती है। अरे नहीं माँ जी, अन्याय तो प्रीति के साथ तब होता जब उसके पास कुछ भी नहीं होता और मेरी प्रीति को देने के लिए मेरे पास बहुत सारा प्यार है। और अब रीमा की शादी अच्छे और बड़े घर में हो रही है तो उसके लिए इतना तो देना ही चाहिए ना। इसीलिए आप ये सारे गहने उसे दे दो। चलो अच्छा हुआ जो तुमने ही ये सब बोल दिया। अब मैं ये सारे गहने मेरी रीमा को दे रही हूँ और कल जाकर ही इस पर पॉलिश चढ़वा कर आती हूँ। मेरी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होती है और देखते ही देखते शादी के लिए बस 2 ही दिन बच जाते हैं। देख बेटा, अब तो बड़े घर की बहू बनेगी। इतनी भाग्यशाली है तू और सबको तेरी जैसी किस्मत कहाँ नसीब होती है। अरे किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी रानी बेटी, अब अच्छे से खा पी ले। शादी के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं। और सुन, जो भी चाहिए हो ना वो मुझे बिना झिझक बता देना। मैं सब दिला दूंगी तुझे। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ठीक है माँ। वैसे मुझे एक नया लहंगा चाहिए। वैसे शादी के लिए तो हमने ले लिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक और लहंगा चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरे पापा से कह दूंगी तो वो तेरे लिए एक नया लहंगा लेकर आएंगे। तभी लड़के वालों का सरोज को फोन आता है और वो एक दिन पहले ही आने की बात करते हैं। फिर शाम होने पर विकास उसके माता पिता के साथ उनके घर पहुंचता है। उनका स्वागत सत्कार होता है। उन लोगों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक से रीमा बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे रीमा, क्या हुआ बेटा? कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसकी जांच करते हैं। मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर?
रीमा गर्भवती है, करीब 2 महीने का गर्भ है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने पूरी जांच की है और यही सच्चाई है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। परिवार में जैसे सब कुछ थमसा जाता है और लड़के वाले तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और ये क्या बेहूदगी है। 2 दिनों के बाद शादी है और अब जाकर पता चला है कि आपकी बेटी पेट से है। अरे हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी है। आपने ये ठीक नहीं किया बहन जी। धोखा किया है आपने हमारे साथ। लेकिन पापा, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी तो दोस्तों में नाक कट जाएगी। सभी थूकेंगे हम पर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। मेरी रीमा, उसने ये कैसे? शांत रहिए दीदी और आप रीमा से बात करें। शायद वो कुछ कह पाए। लेकिन रीमा चुप रहती है और वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती। अब ये शादी रीमा से नहीं हो सकती, पर शादी तो जरूर होगी, वरना हमारी बदनामी पूरे खानदान में हो जाएगी। ठीक उसी वक्त प्रीति कॉलेज से घर लौटती है। ये लड़की कौन है? ये मेरी छोटी पोती है प्रीति, मेरे छोटे लड़के की बेटी है। देखिए बहन जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई और मैं अपने बेटे की शादी आपकी पोती प्रीति से कराना चाहता हूँ, और वो भी कल ही। अरे आप ये क्या कह रहे हो? मैं अब अपने बेटे की शादी इस घर में नहीं कराना चाहती, खास करके इसी लड़की की बहन से। अब हमें क्या पता कि इसका कैरेक्टर भी वैसा ही ना निकले जैसा कि इसकी बड़ी बहन का निकला है। और पापा, मुझे भी अब इस घर में शादी नहीं करनी, क्योंकि अगर इस घर में मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मुझे बार बार यहाँ आना होगा और इस रीमा का चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चुप रहो विकास। अरे जब हमारी इसमें कोई गलती है ही नहीं तो हम इसका प्रायश्चित तक क्यों करें? मैं फैसला कर चुका हूँ और अब ये शादी प्रीति से ही होगी। बताइए माँ जी, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आखिरकार घर की इज्जत घर में ही रहे तो अच्छी बात है, और अगर आपकी इज्जत इसी में है तो मैं भी राजी हूँ। लेकिन प्रीति बेटा, तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं तैयार हूँ, पर अगर विकास जी नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है और मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है। इसीलिए अगर वो चाहते हैं कि मेरी शादी आपसे हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो तय रहा, कल की तारीख में ही प्रीति और विकास का विवाह होगा, वो भी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ। इस शादी में कोई कसर नहीं रहेगी, क्योंकि ये शादी नहीं, हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी का उत्सव होगा। फिर अगले दिन उसी मंडप में जहाँ रीमा दुल्हन बनने वाली थी, वहीं पर प्रीति की शादी विकास से हो जाती है और ये देखकर सरोज को बहुत पछतावा होता है। रसोई में नेहा कद्दू छिल रही होती है और तभी वहां पर मधु ब्रोकली लेकर आती है। अरे ये क्या है नेहा, तुम कद्दू क्यों बना रही हो? बाजार में इतनी अच्छी और हेल्दी हेल्दी सब्जियां मिलती है, लेकिन एक तुम हो जो वो सारी सब्जियां छोड़कर बस कद्दू लेकर आई हो। भले ही मैं कद्दू बना रही हूँ, लेकिन आपका दिमाग भी किसी कद्दू से कम नहीं है। अरे आप भी थोड़ा खा लेना, कद्दू से दिमाग भी बढ़ जाएगा आपका, और वो सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी तो होता है। ऊपर से हमारे बजट में भी आता है। और रही बात इस ब्रोकली की, तो ये सब्जी कितनी महंगी होती है, ऊपर से सेहत के लिए भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। अरे ऐसी सब्जी तो कोई मरीज भी ना खाए। हाँ हाँ, अरे तुम तो यही बोलोगी। वैसे सच सच बताना, तुमने अपनी लाइफ में ये ब्रोकली पहली बार देखी है ना? मैंने तो इससे पहले भी कई बार ब्रोकली देखी है, लेकिन मुझे इस ब्रोकली में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब खाओगी तब दिलचस्पी होगी ना। आखिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप मुझे बंदर बोल रही हो? अरे खुद को जरा आईने में देखो।
आप ही की शक्ल एकदम बंदरिया जैसी है। अरे मैं तो खुद को 1000 बार देखती हूँ, फिर भी तुमसे लाख गुना अच्छी ही लगती हूँ मैं। और रही बात मेरी पसंद की, तो वो भी तुम्हारी पसंद से 1000 गुना ज्यादा ही अच्छी है। दोनों आपस में काफी बहस करने लगती है और तभी वहां पर उनकी सास उर्मिला आ जाती है। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? अब आप ही देखिए स्नेहा को माँ जी, बाजार में जाकर इतना सस्ता सा कद्दू लेकर आई है। अरे कद्दू भी कोई खाने वाली चीज है क्या? और ऊपर से ये है कि मेरे साथ बहस कर रही है। अरे नहीं माँ जी, बहस करने वाले काम तो जेठानी जी ने किए हैं, क्योंकि वो ब्रोकली लेकर आई है। अब ये ब्रोकली कितनी महंगी होती है, ऊपर से ये खाने में कुछ खास भी नहीं लगती। देखना आप, आज तो मैं कद्दू बनाने वाली हूँ, तो उसे खाकर आप उंगलियां ही चाटती रह जाओगी। उंगलियों का तो पता नहीं, लेकिन माँ जी के मुंह का स्वाद जरूर खराब हो जाएगा। तुम दोनों अब बस भी करो। अरे मेरे पीठ पीछे तो तुम दोनों लड़ाई झगड़ा कर ही रही थी, और अब जब मैं तुम दोनों के सामने खड़ी हूं, तो तुम दोनों वापस झगड़ने लगी हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अरे अपनी सास को देखकर तो चुप हो जाओ। तो आप क्या चाहती हो माँ जी, हम शर्माते हुए लड़ाई करें? हद होती है किसी चीज की। तुम दोनों तो सच में बहुत बेशर्म हो। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं कोई बेशर्म नहीं हूँ। और आपको अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, तो मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। अब तुम दोनों चुपचाप अपनी अपनी सब्जी बनाओ और फिर उसे बाहर लेकर आओ। फिर वो सब्जी मैं ही चखकर बताऊंगी कि किसकी अच्छी बनी है। लेकिन अब वापस से तुम दोनों शुरू मत हो जाना। इतना कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद मधु मार्केट से काफी सुंदर सुंदर पर्दे लेकर आती है। ये देखो नेहा, मैंने कितने सुंदर सुंदर पर्दे लाए हैं मार्केट से। और तुम्हें पता है, ये पर्दे मुझे सेल में मिले हैं, जिसकी वजह से ये पर्दे तो मुझे आधे दाम में मिल गए। हे भगवान! अरे आप तो पैसों को पानी की तरह बहाने लगती हो, और आप इसे अच्छा कह रही हो। अरे इससे अच्छे पर्दे तो मैंने घर पर ही बना दिए हैं, वो भी बिना 1 रुपए का खर्चा किए। ये देखिए, ये पर्दे मैंने साड़ी से बनाए हैं। अब वो साड़ी तो कहीं पहनने वाला नहीं था ना, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने उसके पर्दे बना दिए। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ। कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हें अभी गलत साबित करती हूँ। अरे प्रीति, जरा इधर तो आना। मधु के बुलाने से प्रीति वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये देखो प्रीति, मैं मार्केट से कितने सुंदर पर्दे लेकर आई हूँ। वो भी सेल में मिले थे तो हमारे पैसे भी बच गए। और इस नेहा ने फटी हुई साड़ियों से पर्दे बनाए हैं और मुझसे कंपटीशन कर रही है। बोल रही है कि इसके बनाए हुए पर्दे मेरे पर्दों से ज्यादा अच्छे हैं। अब तुम ही बताओ, ये पर्दे कहाँ से अच्छे लग रहे हैं? अरे इसे अगर घर में लगाएंगे ना, तो ये तो हमारे घर की शोभा बिगाड़ेंगे। और मैं तो ऐसे पर्दे अपने बाथरूम में भी ना लगाऊं। बाथरूम में? अरे ऐसे पर्दे बाथरूम के लिए बने ही नहीं हैं। उल्टा ऐसे पर्दे तो बड़े बड़े होटलों में होते हैं। अरे नहीं भाभी, सच कहूँ तो ये पर्दे बहुत ही खराब लग रहे हैं। माना कि आप बचत करती हो और ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इतना तो है ना, तो इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? और सच कहूँ तो मुझे तो मधु भाभी ने लाए हुए पर्दे बहुत अच्छे लगे। अब वो दोनों अक्सर ऐसे ही बहस करती रहती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उर्मिला अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। तुम दोनों को पता तो है ना, आज हमें शादी में जाना है। जी माँ जी, आपकी बहन के बेटे की शादी है ना, मुझे अच्छे से याद है। और इसीलिए मैं तुम दोनों को बराबर से पैसे दे रही हूँ। अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लेना, ठीक है ना? थैंक यू माँ जी। देखना आप, मैं तो एकदम सुंदर साड़ी लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों अपने पसंद से कपड़े लेने चले जाते हैं। ठेले पर तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां रहती हैं, इसीलिए मैं ठेले से ही साड़ी लूंगी। और उस मॉल में जाकर महंगी साड़ी लेने से क्या ही मतलब है? उससे अच्छा मैं ठेले की सस्ती साड़ी ही ले लूं, और साथ में बचे हुए पैसों से मैं घर के लिए सामान भी ले लूंगी।
और उसी बहाने माँ जी मुझ पर खुश भी हो जाएंगी। फिर दोनों बहू अपनी अपनी शॉपिंग करके वापस घर लौटती हैं और नेहा के हाथ में इतना सारा सामान देखकर उर्मिला एकदम चकित रह जाती है। अरे नेहा बहू, तेरे हाथ में इतना सारा सामान! अरे घर की जरूरत के सामान तो क्यों लेकर आई है? अरे वो पैसे तो मैंने तुम दोनों को दिए थे अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए। अरे वो सब छोड़िए माँ जी, और आप मेरी साड़ी देखिए, कितनी सुंदर है ना? हाँ बहू, वाकई में तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे माँ जी, मेरी भी साड़ी देख लीजिए, ये साड़ी मैंने ठेले से ली है। सुंदर की सुंदर और पैसे भी कम लगे, और फिर जो पैसे बचे थे ना, मैं उसमें घर के लिए सामान लेकर आई हूँ। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। उर्मिला के मुंह से नेहा की तारीफ सुनकर मधु को अब काफी जलन होती है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब नेहा ने बस माँ जी की तारीफ बटोरने के लिए किया है। अच्छे से जानती हूँ मैं उस नेहा को, वो तो बस माँ जी के गुड बुक्स में आना चाहती है। फिर कुछ दिनों के बाद, कितने दिन हो गए हैं और हम कहीं बाहर फैमिली ट्रिप के लिए गए ही नहीं। इसलिए आज मैंने प्लान बनाया है कि हम सब आज बाहर डिनर पर जाएंगे। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, और आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको साथ में बाहर वक्त बिताए हुए बहुत टाइम हो गया है, और अब तो पिकनिक वगैरह भी नहीं हो पाती, तो आज फैमिली डिनर तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। तो तय रहा, आज हम सब साथ में फैमिली डिनर पर जाएंगे। फिर रात के समय जब सभी लोग तैयार होकर निकल रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को नेहा टोक देती है, अरे एक मिनट, आप लोग बस एक बार मेरे साथ छत पर आना। फिर नेहा के पीछे पीछे सभी लोग छत पर जाते हैं, और छत को इतना सजा हुआ देखकर वो एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है बहू, तूने छत को इतना सुंदर बनाया है? हाँ माँ जी, भला और कौन करेगा? अगर आज हम सब लोग बाहर खाना खाने जाते तो आने जाने का किराया लग जाता, फिर वहां पर जाकर खाते उसका पैसा अलग से लग जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं छत को ही सुंदर बना देती हूँ। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट टाइप, और ऊपर से मैंने खाना भी घर पर ही बनाया है, बिल्कुल जैसा बाहर मिलता है। सच में बहू, मान गए तुझे हम। तू तो कभी कभी हमें हैरान कर देती है। आज तो तूने इतने पैसों की बचत की, और ऊपर से ये टेरेस तूने कितने अच्छे से सजाया है। इसे जताने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। सभी लोग नेहा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बहुएं घर का राशन लेने जाती हैं। नहाने का साबुन भी खत्म हो गया है, तो मैं इस बार शॉवर जेल लेने का सोच रही हूँ। अरे हद होती है, शॉवर जेल लेना जरूरी है क्या? उसके दाम में दर्जनों साबुन मिलते हैं, इसलिए मैं तो वही लूंगी। बिल्कुल भी नहीं नेहा। फिर वो दोनों अपने अपने मन से सामान लेकर आती हैं। फिर जब नेहा के लाए हुए साबुन से प्रीति नहाती है, तब उसके शरीर पर दाने होने लगते हैं। ये देखिए माँ, नेहा भाभी ने जो साबुन लाया था ना, उससे नहाने के बाद मेरा ये क्या हाल हो गया। अरे ये तो होना ही था, इतने सस्ते दाम वाले जो थे ये साबुन, और लगता है इसकी एक्सपायरी डेट भी निकल गई होगी। अरे तो पागल हो गई है क्या बहू? माना कि तो बचत करती है, तो उसी बहाने ठेले से कुछ भी उठाकर लेकर आएगी क्या? अब देख मेरी बेटी का ये क्या हाल हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद जब मोहल्ले में ठेले पर साड़ी बेचने वाला आता है, तब उसे देखकर नेहा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ठेले पर साड़ी बेचने वाला आया है, मैं अब भी माँ जी से बात करती हूँ। फिर नेहा अपनी सास के पास चली जाती है। अरे माँ जी, वो ठेले पर साड़ी बेचने वाला आया है, प्लीज दिला दीजिए ना मुझे वो साड़ी। देखिए, मना मत करना, वो साड़ियाँ बहुत अच्छी और कंफर्टेबल होती हैं और सस्ती भी होती है। चल ठीक है। फिर वो दोनों ठेले वाले के पास जाती है। अरे भैया, साड़ी खोलकर दिखाइए ना। अरे नहीं मैडम जी, अगर ये साड़ी हमने खोल दी तो दूसरा ग्राहक इसे लेने के लिए मना कर देगा, इसलिए ये साड़ी हम आपको खोलकर नहीं दिखा सकते। और इतना क्या सोच रही हो?
फोटो में दिख रही है वैसी ही है साड़ी, तो आप उसी के ऊपर पसंद कर लो। ठीक है भाई साहब, ये 5 साड़ियाँ दे दीजिए। फिर नेहा साड़ी लेकर अंदर आती है और जब वो साड़ियाँ खोलती है तो कोई साड़ी फटी हुई होती है तो कोई चली हुई होती है, तो कोई कोई साड़ियों का रंग भी गया होता है। अरे वाह, ये ठेले की साड़ियाँ तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। देख लिया ना तुमने? अरे माँ जी, सच में ये साड़ियाँ सुंदर होती हैं, लेकिन पता नहीं आज ये कैसे हो गया। जाने दे बहू, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बात से तो सीख ले। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर पर गेस्ट आते हैं। अरे प्रीति, जरा ये टेस्ट करना तो, मैंने मटर मशरूम बनाया है सबके लिए। और ये भी खाकर बताना प्रीति, घिया घी की सब्जी बनाई है मैंने, दही वाली। खाकर बताओ कि कैसी बनी है। फिर प्रीति उन दोनों का बनाया हुआ खाना खाती है और वो खाकर उसका मुंह बन जाता है। अरे क्या हुआ प्रीति? अरे मधु भाभी, आपकी इस मटर मशरूम में तो बहुत ज्यादा नमक हो गया है। और नेहा भाभी, आपकी घिया की दही वाली सब्जी में काफी ज्यादा मिर्च हो गई है। और ये खाना तो गेस्ट लोग बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। आज तो पक्का सबके सामने हमारी नाक ही कट जाएगी। अब क्या होगा? हमने खाना इतनी मेहनत से बनाया था। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मुझे सब्जी में नमक कम करना आता है। रुकिए, मैं अभी इसमें थोड़ा दही डालूंगी तो नमक कम हो जाएगा। और नेहा, मुझे भी सब्जी का तीखापन कम करना अच्छे से आता है, तो मैं भी तुम्हारी सब्जी खाने लायक बना दूंगी। फिर दोनों एक दूसरे का साथ देती हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा कर देती हैं। जिसके बाद सब मेहमान खाना खाते हैं और उनके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे आज तो तुम दोनों ने कमाल ही कर दी। एक दूसरे का साथ देकर कितना अच्छा खाना बनाया, और उसे खाकर मेहमान भी कुछ बोल नहीं पाए। भगवान की कृपा से आगे भी तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही साथ देती रहो, फिर हर परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद उर्मिला की दोनों बहुएं अपने हाथों में शॉपिंग बैग लेकर एक साथ घर आती है। अरे, तुम दोनों एक साथ शॉपिंग करने गई थी क्या? लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे कुछ और ही बोला था। हाँ माँ जी, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, तो मैं वहीं से मॉल चली गई और वहां से कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और आपने तो मुझे दवाइयाँ लाने के लिए भेजा था ना, तो मुझे भी वहां पर एक ठेले वाला मिल गया, तो मैं भी उससे सस्ती सस्ती साड़ियाँ लेकर आई हूँ। फिर नेहा जैसे ही अपनी साड़ियाँ खोलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सभी साड़ियों का रंग उतरा हुआ होता है। और वही दूसरी तरफ मधु की सारी साड़ियाँ बहुत महंगी होती है। अरे ये क्या है? तूने लाई हुई सारी साड़ियों का रंग उतरा हुआ है। और मधु, तूने ये कितनी महंगी साड़ी उठाकर लाई है? महंगी हुई तो क्या हुआ माँ जी, कम से कम मेरी साड़ियाँ पहनने लायक तो है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी साड़ियाँ भी तुम्हारी साड़ियों से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन पता नहीं अब की बार ऐसा क्यों हो गया, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। अरे बस कर बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि सस्ती चीजों के पीछे मत भागा कर। अरे पिछली बार भी हमने ठेले से वो 5 साड़ियाँ ली थी ना, लेकिन उनमें से एक भी साड़ी अच्छी नहीं निकली। माना कि सस्ती चीजों से बचत होती है, लेकिन हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। अब यही देख ले, ठेले से साड़ी खरीदने के कारण तू उसे खोलकर भी नहीं देख पाई, और ऊपर से पैसे बर्बाद हो गए वो अलग बात। और मधु, तू बिना पैसे देके कुछ भी उठा लेती है। माना कि तेरी सारी साड़ियाँ सुंदर होती हैं, लेकिन कभी कभार पैसों की भी बचत कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज अच्छी ही हो। जरा अपनी देवरानी से सीख ले कि वो कितना मोल भाव करती है। और तुम दोनों अब से मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम दोनों अपनी अपनी मनमानी नहीं करोगी। अगर सस्ती या महंगी ये सब करती रही तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। उर्मिला अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, जिसके बाद उन दोनों को ये बात समझ भी आती है। और फिर उस दिन के बाद से नेहा खास करके ठेले से साड़ियाँ लेना बंद कर देती है। और वही दूसरी तरफ मधु
साड़ियाँ लेने से पहले मोलभाव करती है।